पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत ही वजेदार शख्सियत जिसने कई दहाइयां फिल्म इंडस्ट्री में काम किया और हमेशा अपने मयार, मुकाम और खानदानी पसे मंजर को बरकरार रखा, जनाब असद बुखारी साहब। कुछ है तो अगर दम ही दम है, मैं इस दुनिया में अकेला। ये गखर मंडी गुजरावाला का सैयद घराना था। उनकी पैदाइश 1934 को हुई। बहुत ही मुअज़्ज़ज़ खानदान। असद बुखारी के बाप दादा का पीरी फकीरी का बकायदा सिलसिला था और उनके दर पर अकीदतमंदों की बहुत बड़ी तादाद हुआ करती थी, जिनमें मुसलमान, सिख, ईसाई और हिंदू सब उस दरगाह पर आते थे। लेकिन ये सिलसिला उनका जरिए मुआश नहीं, जरिए मुआश हिकमत थी। यानी उनके बाप दादा हकीम थे और उनकी हिकमत की दुकान थी। यही वजह थी कि उनके वालिद चाहते थे कि असद बुखारी भी हिकमत में आए और अपने खानदानी सिलसिले को आगे बढ़ाए। तो ऑब्वियसली वो ये भी चाहते होंगे कि उनकी जो पीरी फकीरी की गद्दी है वो भी आकर असद बुखारी संभाल दे। लेकिन फिल्म सर असद बुखारी को इसमें इंटरेस्ट नहीं था। उनकी तबीयत बागी थी, वो बगावत करने के हामी थे। यही वजह है कि ऐसा नौजवान जिसके अबाओ अजदाद का ताल्लुक किसी भी तरह फिल्म, थिएटर या अदाकारी में से नहीं रहा, और ये घराना सैयद था, पीरी फकीरी का बकायदा सिलसिला भी था, खानदानी हकीम थे। मगर यही नौजवान इन सबसे बगावत करके शोबिस की रंगीन दुनिया में आ गया। असद बुखारी ने पहले तो तालीम मुकम्मल की, बीए किया, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी में जॉब की। कुछ अरसा बाद ये जॉब छोड़ दी और अलाइड बैंक ज्वाइन कर लिया, मगर यहाँ पर भी दिल नहीं लगा, ये भी छोड़ दिया। हालांकि बैंक की जॉब बहुत ही आला जॉब थी। वो उस दौर में थी जब बैंक में भर्ती होना बहुत बड़ी बात कहा करते थे। चूंकि असद बुखारी को रुपयों पैसों की कोई कमी नहीं थी, वो जॉब सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए करते थे। इसी वजह से कोई भी जॉब मुसलसल नहीं की। असद बुखारी का झुकाव आर्ट एंड कल्चर की जानब था, लेकिन खानदानी सिलसिले की वजह से इस शोबे में जाने से कतराते थे। वो जानते थे कि ऐसा करने से बहुत मसाइल पेश आ सकते हैं। फिर जब किसी भी जॉब में दिल नहीं लगा तो सब कुछ पसे पुष्ट डालकर शोबिस में जाने का पुख्ता तहैया कर लिया और जो रेडियो स्टेशन लाहौर पहुंच गए। असद बुखारी की शक्ल हॉलीवुड एक्टर रॉक हॉडसन से बहुत मिलती है और अक्सर उसके दोस्त उसे इसी नाम से बुलाया करते थे। असद बुखारी भी रॉक हॉडसन की तरह फिल्में करना चाहते थे, तो इसी ख्वाहिश को लिए 1958 में लाहौर चले आए और यहाँ आकर पहली फिल्म बेगुनाह जो 1958 में रिलीज हुई, उसमें बतौर सपोर्टिंग रोल किरदार मिला, लेकिन ये फिल्म कामयाब न हो सकी। इसके बाद असद बुखारी को बकायदा बामैनी किरदार में फिल्म लेकर शबाब किरानवी साहब ने अपनी सुपरहिट फिल्म सरैया में मुतारिफ करवाया, जो 1961 में रिलीज हुई और ये फिल्म सुपरहिट हो गई और यूं असद बुखारी के कामयाब सफर का आगाज हो गया। फिर भट्टी पिक्चर के बैनर तले हर फिल्म में असद बुखारी बतौर विलन आने लगे। असद बुखारी का कॉम्बिनेशन अनायत हुसैन भट्टी कैफी और अलियास कश्मीरी के साथ हुआ करता था। तकरीबन हर फिल्म में असद बुखारी विलन के रोल में सामने आते। तेरे घुंघरू चीख चीख के इन यकीन तो आदमी 100 बदमाश चंबन। इधर असद बुखारी का फिल्मी करियर चल रहा था, जबकि अबाई इलाके गुजरांवाला में पीरी फकीरी, ये सब कुछ छुप छुपा कर हो रहा था। मगर ये सिलसिला ज्यादा अरसा नहीं चल सका। घर वालों को पता चल गया कि असद बुखारी फिल्मों में काम करने लग गया है, जिस वजह से वो बहुत परेशान हुए। फिल्म मेरा क्या कसूर है में असद बुखारी हीरो आए, जिसमें शमीम आरा हीरोइन थी। ये फिल्म 1962 में रिलीज हुई और कामयाब रही। असद बुखारी अपनी मर्जी का किरदार और फिल्म चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने डायरेक्शन के मैदान में कदम रखने का फैसला किया। हालांकि उनका इतना तजुर्बा नहीं था कि किसी भी फिल्म की डायरेक्शन या प्रोडक्शन वो खुद कर, लेकिन असद बुखारी ने अपनी मेहनत से साबित कर दिया कि वो बेहतरीन डायरेक्टर भी बन सकते हैं। 1969 की फिल्म दिलां दे सौदे की डायरेक्शन, जिसमें नगमा बेगम, फरदौस, एजाज, अलियास कश्मीरी, मजर शाह और असद बुखारी खुद, इस फिल्म का एक गीत मलका तरन्नुम मैडम नूर जहां की आवाज में बहुत ही मशहूर हुआ, जिसके बोल कुछ यूं थे, लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन। फिर अपनी डायरेक्शन में फिल्म आंसू बिल्ला रिलीज की, जो 1971 में रिलीज हुई। इस फिल्म का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर असद बुखारी खुद थे। ये फिल्म सुपरहिट गई। इस फिल्म का गीत बहुत मशहूर हुआ, हुसैनी लाल कलंदर मेरे गम टाल कलंदर। इस गीत को भी मैडम नूर जहां ने गाया था।
اسد بخاری کی چند کامیاب اور سپر ہٹ فلمیں: چین مکھنا 1968 میں، دلان دے سودے 1969 کو، سجنا دور دیا 1970، آسو بلا 1971، شہباز بدماش 75، ظلم دا بدلہ 72 اور مولا جٹ 1979 میں ریلیز ہوئی۔ تقریباً 350 کے قریب فلموں میں کام کیا، جن میں اردو، پنجابی، سرائکی اور پشتو فلمیں شامل۔ آخری فلم 2002 میں ریلیز ہوئی جس کا نام تھا جگا ٹیکس۔ ایز اے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر 6 فلمیں بنائیں۔ تقریباً 5 دہائیاں فلم انڈسٹری سے وابستہ رہنے والے اسد بخاری کو اہل بیت سے ہمیشہ خاص عقیدت اور احترام رہا۔ پھر جب فلموں میں کامیاب ہو گئے اور ایک لمبا عرصہ وابستہ رہے تو فیملی نے بھی اسد بخاری کو قبول کر لیا۔ فلموں کے ساتھ ساتھ خاندانی سلسلے کو لے کر بھی چلتے رہے۔ اسد بخاری کے بھائی اپنے باپ دادا کی گدی چلاتے رہے۔ اپنے آبائی علاقے میں وسیع و عریض پر مشتمل لنگر خانہ بھی بنا رکھا تھا، جہاں غریب اور پسماندہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے اور لنگر کھاتے۔ اسد بخاری خود بھی اپنے اس خاندانی کام کو لے کر آگے بڑھتے گئے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسد بخاری سے خاص عقیدت اور احترام رکھتے تھے، کیونکہ وہ نہایت شفیق، ملنسار اور مفاد پرستی سے بالاتر انسان تھے۔ 2002 کے بعد جب فلموں سے کنارہ کشی اختیار کر لی تو اپنے خاندانی سلسلے کو لے کر آگے چلتے رہے۔ فلمی دنیا کے علاوہ لوگ ان کے والد سید احمد شاہ بخاری سے خاص عقیدت رکھتے تھے اور مرتے دم تک اس سلسلے کے ساتھ وابستہ رہے۔ اسد بخاری نے کئی شادیاں کی، جن میں ایک شادی برصغیر کی نامور فلم ایکٹریس مینا شوری سے کی، لیکن یہ شادی زیادہ عرصہ نہیں چل سکی۔ اسد بخاری کے 6 بیٹے، 2 بیٹیاں اور 2 بیویاں، تمام بچے پڑھے لکھے جو مختلف جابز اور بزنسز کرتے ہیں۔ خود بخاری صاحب کا بھی لاہور میں پراپرٹی کا بزنس تھا۔ 14 اپریل 2020 کو پاکستان فلم انڈسٹری کا یہ عظیم فنکار 88 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ میت کو آبائی علاقے پہنچایا گیا اور وہیں پر ان کی تدفین کی گئی۔ سوگواران میں 6 بیٹے، 2 بیٹیاں اور 2 بیوہ۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک اسد بخاری صاحب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماتے ہوئے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین۔ دوستو، آپ کو اسد بخاری صاحب کی کون سی فلم پسند تھی؟ نیچے کمنٹ باکس میں لازمی لکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آپشن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔